Hello friends, in this series we will start Indian polity Lakshmikant end to end. In this lecture we will learn about the later topic which is Act of 1853. तो इसके पहले हम लोग ने Act of 1833 पढ़ लिया था, ठीक है। और उसके प्रीवियस के जितने भी एक्ट्स थे उसको डिटेल में समझा था कि उसमें क्या क्या फीचर्स थे। तो इसके पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको देख के आना, ठीक है। तो इस एक्ट में क्या बात होती है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 बेसिकली एक लास्ट चार्टर एक्ट था, ठीक है, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ये लाया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें ये फीचर था कि इसमें कोई फिक्स टर्म नहीं थे, ठीक है। इसके पहले वाले जितने भी देखे थे 1793, ठीक है, फिर 1813, फिर 1833, ये क्या हो रहे हैं, हर 20 साल पे आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 20 ईयर्स तक के लिए क्या कर दिया जाता था, इसमें लाइसेंस रिन्यू कर दिया जाता था। बट इसमें ये क्या किया गया, इसमें लाइसेंस रिन्यू नहीं किया गया है, इसको इनडेफिनिट पीरियड के लिए ये चीज़ कर दी गई है, एक्सटेंड कर दी गई है, ठीक है। इसका मतलब कि कंपनी रूल कभी भी टर्मिनेट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं दिया गया है इसमें, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें क्या कर दिया गया है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स, इसमें फर्स्ट टाइम सेपरेशन ऑफ पावर्स, जैसे हम लोग ने देखा था ना, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव का दोनों फंक्शंस एक ही काउंसिल थी, ठीक है। बट अब इसमें क्या कर दिया गया है, लेजिस्लेटिव की पावर्स अलग है, यानी कि लॉ बनाने की पावर्स अलग है और एग्जीक्यूट करने की पावर अलग है। अब गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसको एक्सपैंड करके एक लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए भी उसको बना दिया गया है, ठीक है। नाउ इसमें थर्ड पॉइंट क्या है कि इसमें हम लोग ने ये देखा था ना कि 1833 में ये बात हो रही थी, बट इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, ओपन सिविल सर्विसेज का चीज़ नहीं थी, क्योंकि उस टाइम क्या था, हिल्सबेरी कॉलेज से जो पढ़ के आएगा उसी को हायर सिविल सर्विसेज के लिए वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। लोअर सिविल सर्विसेज के लिए वो ऐसे अप्लाई कर सकता है, बट हायर सिविल सर्विसेज के लिए वो उसको हिल्सबेरी कॉलेज से, मतलब एक तरीके से प्रिविलेज क्लास ही वो जा सकते हैं हायर सिविल सर्विसेज के लिए। फिर हम लोग ने देखा था मैकॉली कमेटी आती है जिसमें ये चीज़ इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इस एक्ट में हम लोग देखेंगे कि ओपन कंपटीशन होगा, रिक्रूटमेंट टू द सिविल सर्विसेज, लेटर इंडियन सिविल सर्विस, जो कि बाद में लेटर इंडियन सिविल सर्विसेज बन जाता है, ठीक है, जिसका ओपन कंपटीशन एग्जाम होगा। और यहाँ पे पैट्रोनेज सिस्टम हटा दिया गया है। फोर्थ पॉइंट क्या है, एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक एडिशनल मेंबर को भी ऐड कर दिया गया है, जिसमें एक होंगे लॉ मेंबर एंड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम प्रोविंसेस जो थी उनसे उनको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और लॉ मेंबर्स को भी ऐड कर दिया है फ्रॉम दी इन विच लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। नाउ ये तो हम लोग ने समझ लिया कि एक्ट ऑफ 1853 में क्या इंपॉर्टेंट थे। और अब ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना टाइमलाइन कि 1853 का है, ठीक है, 1853 का टाइम है। उस टाइम कुछ ब्रिटिशर्स की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी थी ना, जिसकी वजह से आगे जब 1857 का रिवोल्ट होता है तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। 1857 के रिवोल्ट में सोशल कॉज थे, रिलीजियस कॉज थे, इकोनॉमिक कॉज थे, तो बहुत सारी कॉजेस थे सोसाइटी में चल रहे थे, जिसकी वजह से जो इंडियंस थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो वो कॉजेज़ को, वो डिटेल तो हम लोग 1857 के रिवोल्ट को इसमें नहीं कवर करेंगे, ये इसका एक सीरीज़ अलग रहेगा हिस्ट्री में, उसको समझेंगे। इसमें बस हम लोग पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि एक्ट्स क्यों आए, ठीक है। तो बेसिकली कुछ गवर्नर जनरल्स की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ थी, ऐसी नीतियाँ थी, जिसकी वजह से जो इंडियंस थे वो बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर रिसेंटमेंट था, ठीक है। जैसे लॉर्ड डलहौजी ने एक पॉलिसी लाई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की। उनका क्या, इसके तहत क्या था कि अगर कोई भी ऐसी प्रिंसली इस्टेट जिसके पास उनका खुद का वारिस नहीं है, यानी कि नेचुरल हायर नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो ब्रिटिशर्स हैं वो उस प्रिंसली स्टेट को एनेक्स कर लेंगे, ठीक है। और इसमें ये कहा गया कि जो अडॉप्टेड सन है ना, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा एज अ सक्सेसर, ठीक है। तो ये थी इसमें कौन किसको किसको एनेक्स किया, सतारा, झांसी और नागपुर, ठीक है। ये तीन ऐसे स्टेट थे जिसमें कि नेचुरल हायर नहीं था, उसके अडॉप्टेड सन्स थे, तो इनको ये तीनों को एनेक्स कर दिया इन द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। ना ये तो हो गए क्योंकि इनके पास तो नेचुरल हायर नहीं था, चलो इनको एनेक्स कर लिया। बट अवध के साथ ये बहुत ही गलत हुआ, क्यों, क्योंकि उनके पास लेजिटिमेट हायर था, बट फिर भी उनको ब्रिटिशर्स ने
अवध स्टेट को कैप्चर क्यों किया, उन्होंने ये कहा कि ये ड्यू टू मिस गवर्नेंस की वजह से हम लोग क्या करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी को अवध पे भी अप्लाई करते हैं। अब अवध स्टेट से तो बहुत सारे जो सोल्जर्स थे वो अवध स्टेट से ही आते थे, ठीक है। अब बेसिकली जो सोल्जर्स थे वो क्या थे, बेसिकली वो सोल्जर्स फार्मर्स ही थे, ठीक है, जिन्होंने वर्दी पहन ली थी ब्रिटिशर्स की, ठीक है। तो अब अवध को ही कैप्चर कर लिया जाएगा, उनको बोल दिया जाएगा कि मिस गवर्नेंस हुआ है, तो उनके अंदर भी तो रिसेंटमेंट होगा ना। तो यही चीज़ हुआ हम लोग को देखने को मिलता है 1857 के रिवोल्ट में भी, ठीक है। नाउ लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी, लॉर्ड कर्जन ने फर्स्ट ऑफ टाइम क्या इंट्रोड्यूस किया था, पुलिस रिफॉर्म, ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लेटर, ठीक है। ये तो कुछ पॉलिसीज रही, ठीक है। वो हमने समझा कि कॉजेज ऑफ रिवोल्ट, इसको हम थोड़ा सा बस क्विक उसके लिए बस डाल दिया है इस पे कि आप लोग अंडरस्टैंड कर सको। मल्टीपल फैक्टर्स थे, पहली चीज हमने पॉलिटिकल कॉज समझा। एक सेकेंड, हाँ, पॉलिटिकल कॉज समझा कि एनेक्सेशन की पॉलिसी थी, ठीक है। लॉस ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ इंडियन रूलर्स अपनी सॉवरेनिटी खो चुके थे। दूसरी चीज़ इकोनॉमिक कॉजेस थी, ठीक है। उस टाइम के समय में हैवी टैक्सेशन था, फार्मर्स को हैवी टैक्स देना पड़ता था, डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज डिस्ट्रक्ट हो चुकी थी। सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस थे, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा था ना 1813 में क्या हुआ था, वो क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ कर देते हैं, जिसकी वजह से वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक तरीके से रिलीजन में इंटरफेरेंस हो रहा है। सॉरी, कुछ मिलिट्री कॉजेस थे, ठीक है, जो कि इमीडिएट ट्रिगर करते हैं, ठीक है। जैसे इनफील्ड राइफल्स की जो कार्ट्रिजेस थे, ये र्यूमर था या सच था ये तो आज तक नहीं पता चला, बट ये चीज़ें थी कि जो ग्रीसिंग जो यूज़ हो रही है ना, उसमें काऊ और पिग फैट का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। जिसको बेसिकली क्या होता था, अगर आपको वो इनफील्ड राइफल को यूज़ करना है तो आपको उसको खुद से मुंह से बाइट करके उसको बारूद भरना पड़ता था, ठीक है। जो कि दोनों यानी कि मुस्लिम्स के लिए पिग का वो चीज़ मुंह में लगाना वो एक तरीके से गलत था, और काऊ का इंडियंस के लिए गलत था। तो एक तरीके से ये दोनों रिलीजियस को हर्ट कर रहा था। इसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट होता है। नाउ इस चीज़ को ठीक करने के लिए नेक्स्ट एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ओके, सो एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर से कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो आपको आज ये समझ में आ गया ना कि 1853 के एक्ट्स में क्या क्या चीज़ें हुई, ठीक है, वो देख लेना। और ये सारे कुछ कॉजेस थे जिसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट हुआ। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 1858 के एक्ट को समझेंगे, ठीक है। नाउ अब कुछ PYQ भी लगा लेते हैं, 2 PYQ मैंने ऐड किया है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले विथ रेफरेंस टू चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ये जो अभी हम लोग ने पढ़ा है, ठीक है, ये सबसे पहले करेक्ट इसको मार्क कर दो कि करेक्ट हम लोग से पूछा गया। इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम फॉर सिविल सर्विसेज, ये हम लोग ने पढ़ा है, ये करेक्ट है। तो 1A, C और D में से कोई होगा, ठीक है। इट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल, ये भी सही है, ठीक है। तो 1 and 2, 1, 2 यानी कि ये और ये में से तो हो सकता है, ठीक है। इट एक्सटेंडेड द कंपनी रूल फॉर अनदर 20 ईयर, ये तो हम लोग ने नहीं पढ़ा, ठीक है, क्योंकि उसमें लिखा था ना कि अब इनडेफिनेट पीरियड तक के लिए हो जाएगा, क्योंकि 3 स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, तो 3 तो रॉन्ग कर दो, ठीक है, ये तीनों गलत हो जाएंगे, तो A ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1 and 2 ओनली, ठीक, यहाँ पे आएगा A। नाउ दूसरा क्वेश्चन क्या है, द इंट्रोडक्शन ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिविल सर्विसेज इन इंडिया एसोसिएटेड विथ, ये चीज़ हम लोग ने पढ़ी है, 1853 के एक्ट में आया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। So that's all for today, guys. We will meet you in the next lecture. Thank you.